Hello, my dear students. Welcome to ChemCaliber. So today we are going to discuss next colligative property. This is colligative property number 3, depression in a freezing point, or you can say decrement in freezing point. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाता है. कब आता है एलिवेशन, कब इंक्रीमेंट आता है? जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. अब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट पे डिक्रीमेंट आ जाएगा. देखो क्या क्या बातें हुई थी डिस्कस. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. प्योर लिक्विड, इसी से हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का टर्म बनाया था. दिस वाज रिलेटेड टू फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब इसी को आगे कैरी करके फिर हमने नया टर्म बनाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. मींस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से, दिस इज प्योर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, इससे ज्यादा होता है, इंक्रीज कर जाता है प्योर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट. अब तीसरी बात हो रही है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की. फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज लेसर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड. दिस इज TF डैश कर लो इसको. TF डैश इज लेसर देन दिस, TB डैश वाज मोर देन दिस. फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आता है तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट कैसे आता है, और देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बनाएंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा. सो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. अब वो डेफिनेशन मत बोलना जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशंस बोल रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देता है. एकदम बकवास वाला डेफिनेशन है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होता. फ्रीजिंग पॉइंट को आप ऐसा मत बोलना कि फ्रीजिंग पॉइंट सर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज करना शुरू कर देता है. अरे ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है बेटा. ठीक है, फ्रीज करना शुरू कर देता है वही फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, बट आई एम आस्किंग कि व्हेन फ्रीजिंग विल स्टार्ट, यू आर कूलिंग द लिक्विड, लाइक लिक्विड इज एट सम सर्टेन टेम्परेचर, जैसे एनवायरमेंट है, रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है. सो यू आर कूलिंग द वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस. अल्टीमेटली कूल करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहां पर यह फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, मींस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, फेज को चेंज कर देगा. सीधी सी बात, एक बात ध्यान रखो बेटा, जब भी कोई फेज चेंज करनी है, लिक्विड को बॉइल कराना है, मींस लिक्विड को एयर में पहुंचाना है, वेपराइज कराना है, मास वेपराइजेशन, या लिक्विड को फ्रीज करना है, मींस लिक्विड को सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर करना है. सो दोनों स्टेट के वेपर प्रेशर से सेम होने चाहिए तभी फेज चेंज हो पाता है. चाहे आप लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं, मींस बॉइल कराना चाह रहे हैं, सो लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन जाएगा तो लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा. ऐसे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होते होते जब करस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल बन जाएगा तो लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर हो सकता है, या उल्टा मेल्टिंग भी हो सकता है, मींस सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफर हो सकता है. तो फ्रीजिंग कब होगी? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड. वाटर का वेपर प्रेशर जब वाटर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल बन जाएगा बेटा, तो वाटर लिक्विड, वाटर सॉलिड मींस आइस में ट्रांसफर हो जाएगा, या आइस जो है करस्पॉन्डिंग लिक्विड में ट्रांसफर हो सकती है. वेपर प्रेशर सेम होनी चाहिए दोनों फिजिकल स्टेट के. ये तो बात होगी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है. अब बात करते हैं कि डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो मैं पहले ऐसे समझाता हूं आपको बोर्ड पे, फिर मैं ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करूंगा. थोड़ा सा बेटा थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ये, बिकॉज बॉइलिंग थोड़ा इजी था. बॉइलिंग में क्या था, हमें एनवायरमेंट प्रेशर से कंपेयर करना था. एनवायरमेंट का जो प्रेशर है वो फिक्स है 1 atm प्रेशर, बट यहां पर क्या है, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो काफी कम होता है. अच्छा, अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए होंगे, सर सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है.
आप खुद पढ़ा रहे हो उसे कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया में सारे सॉलिड जो है नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, कभी नहीं बोला। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, तब भी मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड एट एनवायरमेंट या रूम टेम्परेचर कंडीशन नॉन वोलेटाइल होते हैं, लाइक शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया। बट जैसे आइस वगैरह है, नेचुरली जो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका वेपर प्रेशर होता है, बट बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी करता है। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड भी काफी कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे लिक्विड की आइस स्टेट की बात हो रही है, सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, तो वाटर का जो आइस फॉर्म है बेटा, आइस का वेपर प्रेशर होता है, अरे होता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है? आइस देखा, आइस क्यूब्स के ऊपर वेपराइज होते हुए नहीं देखा, वेपर्स निकलती हुई देखी नहीं देखी? बहुत बड़ा सा एक बिग आइस ले लो, आइस का एक बिग मास ले लो, जो किसी आइसक्रीम फैक्ट्री से निकलती है या जो घर में आइस लेके आते हो, अल्टीमेटली देखना उसमें से वेपर्स निकल रही होती हैं। सो आइस का भी वेपर होता है बेटा, आइस वेपराइज होती है, बट आइस का जो वेपर प्रेशर है वो काफी कम होता है, और दूसरी बात ये काफी कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। और तीसरी बात एक और बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है वो भी वेरी करता है लाइक लिक्विड। जैसे लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है, बट ये भी थोड़ा सा वेरी करता है, यानी अगर सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऊपर हो जाएगा, सॉलिड का टेम्परेचर कम है तो ये भी कम हो जाएगा। मींस ये फिक्स नहीं होता, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हाउ वी गेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो पहले फ्रीजिंग पॉइंट समझो क्या होता है। ये आपके पास लिक्विड है, वाटर अज्यूम कर लो बेटा। अब ये सपोज करो कि ये आइस है, वाटर की सॉलिड स्टेट है, इसका वेपर प्रेशर है, ये कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये नॉर्मल वाटर है, इसका वेपर प्रेशर है, तो इस वाटर को कूल डाउन कर रहे हैं, तो वाटर को कूल करोगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और कूल करो वेपर प्रेशर कम हो गया, और कूल करो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इस लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर आपस में सेम हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। इस कंडीशन पे कोई भी एक फेज दूसरी फेज में ट्रांसफर हो सकती है, लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर या सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफर। हम फ्रीजिंग की बात करें तो लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर हो सकता है। ये तो हो गया कि फ्रीजिंग कब होगी। अब देखो इसी सॉलिड में या लिक्विड, इस लिक्विड में मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका डाउन हो गया। अब ये जब ऑलरेडी डाउन हो गया तो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर भी कम हो गया, ऐसे डिक्रीज कर रहा है बेटा। अल्टीमेटली अब ये कब इसके इक्वल बनेगा, ये कम टेम्परेचर पे जाके इक्वल बनेगा। देखो पहले यहां इक्वल बन रहा था, लिक्विड और सॉलिड यहां पर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल बन रहे थे। अब लिक्विड में जैसे नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया तो अल्टीमेटली ये इधर बन गया, और ये सॉलिड का वेपर प्रेशर आपको पता है ये भी कम या ज्यादा होता है, तो ये भी डिक्रीज हो गया। अब ये यहां पर आके दोनों इक्वल बन पाएंगे, मींस हो सकता है -3 डिग्री सेल्सियस पे जाकर दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा। सो ये जो डिक्रीमेंट है, दिस डिक्रीमेंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। डिक्रीमेंट को फिर से ग्राफिकल मेथड से समझो बेटा, फॉर्मूला बाद में बात करते हैं। देखो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, जो ग्राफ मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर आपको प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बनाया था। ऑन वाई एक्सिस आई एम यूजिंग वेपर प्रेशर एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम यूजिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के लिए, ये वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। अब चलो पहले प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कर्व बनाते हैं। अगेन बेटा देखो फॉर्मूले से नहीं जाने कि सर एग्जैक्ट रिलेशन होना चाहिए तभी ग्राफ बना पाएंगे, अरे फ्री हैंड ग्राफ बना लो। इतना तो पता नहीं कि वेपर प्रेशर भी कम होगा टेम्परेचर कम करोगे, यहां पर अब कम करने वाली बात हो रही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बेटा ज्यादा करने वाली बात हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था, यहां पर डिक्रीमेंट लेके आना है। सो टेम्परेचर कम करो, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम करें, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम करें, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी प्योर लिक्विड का, और ये कम होते होते ऐसे कम हो रहा है। दिस इज प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर कर्व।
अब यहीं पर सॉलिड का वेपर प्रेशर भी बना लेते हैं। आई सेड के सॉलिड का वेपर प्रेशर फिक्स नहीं होता है बेटा, वो भी वेरी करता है, बहुत थोड़ा वेरी करता है, कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, बट होता जरूर है। दिस इज सपोज सॉलिड वेपर प्रेशर कर्व, ये है सॉलिड वेपर प्रेशर कर्व, दिस इज सॉलिड, आइस अज्यूम कर लो इसको, वाटर का केस लेके चल लो, तो दिस इज सॉलिड वेपर प्रेशर कर्व। सो ये बहुत थोड़ा सा होगा बेटा, छोटा बनाना है इसको, कम टेम्परेचर बनाना और हल्का वेरिएशन रखना है इसमें, जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये कम रखना है बेटा इसका। अब देखो लिक्विड और सॉलिड ये दोनों यहां पर मीट कर गए, कम होता होता लिक्विड यहां पर सॉलिड को मीट कर गया, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा, इसका प्रोजेक्शन प्लॉट करो। ये हो गया डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, यहां पर टेम्परेचर एक्सेस पे आ गया, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है इतना। अब इस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, मींस इसका सॉल्यूशन तैयार करो, सॉल्यूशन तैयार करते ही इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हर मोमेंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड से कम रहेगा। अगर सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां से स्टार्ट हुआ, और बट ये भी कूल करने पे कम हो रहा है, 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 दिस इज सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कर्व। और देखो बेटा ये कम होते 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 ये सॉलिड के वेपर प्रेशर कर्व से यहां पर आके मिल रहा है, दिस इज मीटिंग पॉइंट। सो नाउ इसका अगेन प्रोजेक्शन प्लॉट करो, एक्स एक्सिस पे मींस टेम्परेचर एक्सिस पे, यू विल गेट द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, ये आ गया नया फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज टी एफ डैश, दिस इज फॉर दिस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या देख रहे हो, ध्यान से देखो, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया है, देखो ये कम हो गया बेटा, इतना डिक्रीमेंट आ गया, वापिस पीछे आ रहे हैं, कम हो गया, आगे जाते तो ज्यादा हो जाता। तो ये जो कमी है, जो डिक्रीमेंट है बेटा, दिस इज डेल्टा टी एफ, आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए डेल्टा टी एफ, डिक्रीमेंट। ये जो डिक्रीमेंट है दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ग्राफ क्लियर हो गया बेटा सबको? सो वापस आ जाओ, इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं बेटा, डेल्टा टी एफ की बात करते हैं यहां पर। जैसे बॉलिंग के केस में बेटा, प्रीवियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और मैंने कहा था कि प्रूफ नहीं समझा रहा हूं, हालांकि मैंने एक छोटा सा ऐसे प्रूफ बता दिया था, बट वो एक्चुअल प्रूफ नहीं था बेटा। हो सकता है कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं भी समझ में आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी समझाया था कि डेल्टा पी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो फाइनली डेल्टा टी वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा टी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। यही बात फ्रीजिंग पॉइंट के साथ है, बिकॉज अल्टीमेटली देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे चेंज हो या बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज हो, वो वेपर प्रेशर के चेंज के करस्पॉन्डिंग चल रहा है, और वेपर प्रेशर का जो चेंज होता है वो मोलालिटी पर डिपेंड करता है। अरे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनाना ऑलमोस्ट मोलालिटी होती है, एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, कंप्लीट मोलालिटी नहीं, थोड़ा मोलर मास अलग कर दोगे तो ऑलमोस्ट मोलालिटी बन जाती है। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं इसको बेटा, यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करो तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ, दिस इज फ्रीजिंग कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। बॉइलिंग के केस में हमने के बी यूज किया था, दैट वाज बॉइलिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज अ फ्रीजिंग कांस्टेंट। फ्रीजिंग कांस्टेंट नॉर्मली बोल दो, बट एक्चुअल टेक्निकल नेम क्या है? पहली बात मोलालिटी के साथ यूज हो रहा है तो उसको मोलल बोलेंगे, दिस इज मोलल, मोलल फ्रीजिंग, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग बोल दो डिप्रेशन बोल दो। यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर फ्रीजिंग नहीं डिप्रेशन लिखा हुआ है बुक में, अरे ठीक है, मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और it is also known as, or it is also known as a cryoscopic constant, cryoscopic constant, cryoscopic constant। अगेन देखो बेटा, बॉइलिंग में हमने टर्म यूज किया था एबिलोस्कोपी, बॉइलिंग में टर्म यूज किया था एबिलोस्कोपी, एबिलोस्कोपी वाज फील्ड रिलेटेड टू बॉइलिंग। नाउ क्रायोस्कोपी इज अ फील्ड रिलेटेड टू फ्रीजिंग। जो भी सब्सटेंसेस हैं बेटा दुनिया में, उनके फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो क्रायोस्कोपी के अंदर होती है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या सिंपल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बेटा, ये कांस्टेंट है तो ये कैसा कांस्टेंट है, क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, जैसे केबी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं था। किस पे डिपेंड करता है? ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन पे नहीं डिपेंड करता, लिक्विड पे, प्योर लिक्विड जिसमें सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, उसमें कौन सा सॉल्यूट मिला रहा हो कुछ मतलब नहीं है, कितना सॉल्यूट मिला रहा हो कोई मतलब नहीं है, कितना लिक्विड है कोई मतलब नहीं है, बट कौन सा लिक्विड है? वाटर की बात हो रही है या बेंजीन की बात हो रही है या अल्कोहल की बात हो रही है, किसी और लिक्विड की बात हो रही है? तो जिस लिक्विड के साथ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है बेटा, उस लिक्विड के नेचर, यदि उस लिक्विड का केएफ फिक्स होता है, वाटर का केएफ फिक्स, बेंजीन का केएफ फिक्स, एसीटोन का केएफ फिक्स, जो भी लिक्विड है उसका केएफ फिक्स, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी यूज कर रहे हैं आप। कैसे? अभी इसका एक फॉर्मूला भी बता दूंगा। अब देखो जनरली क्वेश्चन में बेटा केएफ का वैल्यू दिया होता है, नहीं दिया तो उसका एक फॉर्मूला लिख दूंगा, वो केवी पे भी एप्लीकेबल होता है। लास्ट वीडियो में उसको भूल गया था आपको एक्सप्लेन करना। दिस इज मोलालिटी, मोलालिटी तो सबको आता ही है बेटा, और यहां से डेल्टा टीएफ निकालना, बस 1 2 3 टर्म्स ही तो चल रहे हैं। हाँ ठीक है, मोलालिटी को अगर फर्दर इलैबोरेट करना है, सो दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये तो सभी को पता होगा बेटा, वो निकालना अलग से, यहां पर रखना, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। डेल्टा टीएफ दिया, कभी हो सकता है इसमें से कोई भी मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना हो। अब मैं बात केएफ की कर रहा था, पहले केएफ की यूनिट भी लिख लो बेटा, यहां पर केएफ की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है? सिंपल है, अरे इसकी यूनिट डिवाइडेड बाय मोलालिटी की यूनिट, ये केल्विन है आपका, केल्विन डिवाइडेड बाय मोलल, केल्विन डिवाइडेड बाय मोलल, या मोलल को और ओपन फॉर्म में लिख दो, इट इज मोल पर किलोग्राम, सो दिस इज केल्विन किलोग्राम पर मोल, मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम न्यूमरेटर में चले गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और मैंने बता दिया कि केएफ का वैल्यू जो है सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, वो लाइन लिख लेना, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ लिक्विड, ओनली नेचर ऑफ लिक्विड, बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक बात बोलने जा रहा था बेटा कि ये केएफ का वैल्यू जनरली क्वेश्चंस में दिया होता है, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, इन केस नहीं दिया हो सकता केएफ को किसी और तरीके से आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है। एक तो ये हो गया कि ये पता है और ये पता, तो केएफ निकालो, ये अलग बात होगी। मैं बात कर रहा हूं केएफ एक कहां से आता है, बेसिक क्या चीज है, तो केएफ का फॉर्मूला एक नोट डाउन कर लेना बेटा। देखो केएफ इट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट। ये जो टेम्परेचर है ये आपका कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो लेटेंट हीट है, इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दो, या उसको मेल्टिंग बोल दो, बात एक ही है आपकी जो है, या फ्रीजिंग बोल दो। मींस जब फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफर या सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफर होता है बेटा, सो अल्टीमेटली उस मोमेंट पे जो लेटेंट हीट यूज होती है, आपको पता है ना, फेज चेंज होने में कुछ लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सेम टाइप का फॉर्मूला केबी के लिए होता है, केबी बॉइलिंग कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब T यहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और ये लेटेंट हीट कौन सी हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अरे बॉइलिंग में जो वेपराइजेशन लग जाएगा, लिक्विड को वेपराइज करना है, मास वेपराइज करना है, बॉइल करना है, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग बोल दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सो इन फॉर्मूले से बेटा आप केएफ और केबी निकाल सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि केएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, या लिक्विड के उस लिक्विड के लेटेंट हीट पर डिपेंड कर रहा है। इसमें सॉलिड कौन सा मिला है, मींस सॉरी सॉल्यूट कौन सा मिला है, इससे कोई लेना नहीं है, या कितनी क्वांटिटी लिक्विड पे, कहीं भी हमने क्वांटिटी वाला टर्म यूज नहीं किया है। सो केएफ और केबी दीज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, थोड़ा यूनिट वगैरह देख लेना बेटा कि यूनिट प्रॉपर होनी चाहिए। इसका यूनिट जैसे हमने बनाया कि इट शुड बी केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये चीज है। तो आर किस में यूज करना है, ये तो आपका, ये तो हमेशा केल्विन में रहेगा, ये केल्विन में रहेगा, टेम्परेचर कोई भी हो बेटा वो केल्विन में यूज करना है आपको केमिस्ट्री के अंदर, ये चीज है आपके पास।
सो आर किस में यूज करेंगे? अगर ऐसा ही सिस्टम यूज करते हो तो बेटर है कि इसको यूज करना 8.31. दिस इज जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, सो लेटेंट हीट किस में यूज होगी? सोचो, ये फॉर्मूला आपको ये यूनिट बनाना है तो किस में होगी? ये आपका काम है, देखना है इसको किस में होगा. अरे इतना तो कर लो अपने आप. सेम चीज यहां पर बेटा, ये के है, आर का यूनिट में लिख चुका हूं, वही चीज 8.31 यूज होगा. और केबी का यूनिट यही होता है जो केएफ का यूनिट होता है. अल्टीमेटली लेटेंट हीट कौन सी यूनिट में अप्लाई होगी ये आप खुद निकालो, इतना तो काम करो अपने आप. सो प्रॉपर यूनिट में सारी चीजें रखनी है बेटा, उससे केएफ या केबी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो केएफ केबी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड ओनली. ठीक है बेटा. सो ये आर्टिकल था हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और रिलेटेड केएफ और केबी को भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है. सो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं. और मेरे बच्चों, आपको किसी को जो भी डाउट आता है बेटा, अपने अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, या मुझे व्हाट्सएप कर दो. मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगा. और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो बेटा. अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को सर्कुलेट कराओ, मेरे वीडियोस को सर्कुलेट कराओ. सबसे बोलो कि ये वीडियोस देखें, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो रहे हैं. अब कुछ टाइम के बाद बेटा मैं YouTube पर आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं. यस, लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं. वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और आपका जो पूरा सिलेबस है, जेई लेवल का, जेई एडवांस लेवल का या नीट लेवल का, सारा कुछ मैं वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा. सो ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.